नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। हम अपनी पॉलिटी, जो हमारी इंडियन पॉलिटी चल रही है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसके तहत आज लेक्चर नंबर 25 को देखेंगे। इसमें देखेंगे विधेयक कि विधेयक क्या होते हैं और विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। आज विधेयकों के बारे में हम सारी चर्चा यहीं पर करेंगे कि संसद में यदि कोई बिल लाया जाता है और यदि वो पास हो जाता है तो वही कानून बन जाता है, और यदि वो बिल पास नहीं हुआ तो वहीं पर वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो किस प्रकार से विधेयक लाया जाता है, किस प्रकार से कानून बनता है, ये आपको आज यहाँ पर पता लगेगा कि देखो, विधेयक जो होते हैं वो चार प्रकार से लाए जाते हैं। और वो चार प्रकार कौन कौन से हैं वो आगे देखेंगे। जैसे आप देखते हैं, आपका साधारण विधेयक है, धन विधेयक है, वित्त विधेयक है और संविधान संशोधन विधेयक आपको देखने को मिलेगा। उन्हीं के बारे में, आज चारों के बारे में हम देखेंगे कि किस किस संविधान संशोधन से या किस विधेयक से कौन कौन से काम किए जाते हैं, वो सब आज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने विधेयक से। विधेयक क्या होते हैं? विधेयक होते हैं चार प्रकार के। एक तो होता है आपका साधारण विधेयक, दूसरा आप देखेंगे वित्त विधेयक, फिर आप देखेंगे धन विधेयक, और फिर होता है आपका संविधान संशोधन विधेयक। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन विधेयक की प्रक्रिया कहाँ है, याद करो थोड़ा सा। 368 भाग 20 आपका। तो वहां पर आपने यहाँ पर भाग 20 को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप वहां पर भाग 20 को देख लेना। देखो, होता क्या है कि जो पॉलिटी है वो लगभग मैंने आपको पूरी करा दी है, लगभग, क्योंकि 22 भाग है। 22 भाग जो थे संविधान में वो मैंने लगभग आपको पूरे के पूरे पढ़ा दिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, ऐसे नहीं कि पूरे ही पढ़ाए, कुछ छोड़े भी हैं। तो जो जहाँ से इम्पोर्टेंट है, अक्सर सवाल आते हैं, और हमारा सिलेबस का भी पार्ट है, तो आप वहाँ से आपको मैंने सारा पॉइंट पढ़ा दिया। यदि आपने नहीं देखा तो पॉलिटी आप पीछे से पूरी कवर कर सकते हैं। और अब आज हम देखेंगे विधेयकों के बारे में। तो वो साधारण विधेयक कैसे होते हैं, किस प्रकार से पारित होते हैं। साधारण से ही समझ में आ रहा होगा कि हाँ जी, कोई साधारण तरीके से ही पारित हो जाते होंगे। बिल्कुल। तो देखो, जो साधारण विधेयक होता है, सदन होते हैं दो संसद के, तो लोकसभा, दूसरा होता है आपका राज्यसभा। और यदि आप इन दोनों सदनों में देखें तो साधारण विधेयक जो है वो लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में पेश, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो साधारण विधेयक होता है वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होगी। इन्हीं के बारे में हमें सारा देखना है, किस तरीके से होगा। और साधारण विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की भी आवश्यकता नहीं होती। जैसे, क्योंकि जो साधारण विधेयक होता है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। सदन का मतलब, कहने का मतलब ये है कि सदन का मतलब है कि या तो आप उसे लोकसभा में पेश कर दीजिए या फिर आप उसे राज्यसभा में पेश कर दीजिए। दोनों में से कोई में भी एक पेश किया जा सकता है, ये कहनी चाह रहा है। तत् साधारण विधेयक को पारित होने के लिए या पेश प्रस्तुत होने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि लोकसभा में ही पारित होगा या राज्यसभा में ही पारित होगा वो। अब नेक्स्ट है आपका, सदन में प्रस्तुत करने के बाद इसे तीन चरणों से गुजरना होता है। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन होता है इसमें। मतलब इस पर चर्चा की जाएगी। जब सदन में प्रस्तुत होगा उसके बाद इस पर क्या होगी, चर्चा होगी। वो भी तीन तरीके से, पहले होगा प्रथम वाचन, फिर द्वितीय वाचन और फिर तृतीय वाचन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इनमें भी क्या होता है, जब दूसरा सदन भी पारित कर देता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई बिल लोकसभा में आया और फिर लोकसभा में तो पारित हो गया वो, और राज्यसभा में पारित होने के लिए भेज दिया गया, तो राज्यसभा ने भी उसको पारित कर दिया। तो ये कह रहा है कि जब दूसरा सदन भी उसे विधेयक को पारित कर देता है तो विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है, और राष्ट्रपति के पास पहुंचने के बाद में राष्ट्रपति की अनुमति मिलते ही विधेयक जो होता है हमारा वो कानून का रूप ले लेता है। जैसे, विधेयक का मतलब बिल, बिल को ही लाया गया संसद में, तो बिल को जैसे ही राष्ट्रपति की अनुमति मिली, उसी दौरान क्या होगा, वो कानून बन जाता है राष्ट्रपति की अनुमति मिलते ही। अर्थात जैसे ही विधेयक पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करेंगे वैसे ही वो कानून बन जाएगा। तो राष्ट्रपति की अनुमति मिलते ही विधेयक कानून बन जाता है। और साधारण विधेयक पर दोनों की असहमति होने पर क्या होगा, दोनों की असहमति होने पर क्या होगा, देखो नंबर एक, जब दूसरा सदन विधेयक में संशोधन की मांग करे, इस तरह की कंडीशन बनेगी। जब दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे, जब दूसरा सदन विधेयक पर विचार ही न करे, और जब दूसरा सदन 6 माह बीत जाएं और विधेयक पर किसी प्रकार का निर्णय न ले पाए। इस कंडीशन पर क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन ध्यान रखना, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो की जाएगी, अध्यक्षता करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं इसकी अध्यक्षता। ये आप ध्यान रखना पूरी तरीके से कि
जो है कि एक सदन में पारित हो गया, मान लो पहले सदन में पारित हो गया, तो दूसरे सदन में यदि दूसरे सदन ने उसे 6 माह तक रोक कर रखा है, तो उसके बावजूद भी क्या होगा कि उसके बावजूद भी आपको संयुक्त अधिवेशन की आवश्यकता होगी। संयुक्त अधिवेशन का मतलब ये है कि दोनों ही सदनों में क्या हो जाएगी, सुलह करा ली जाएगी संयुक्त अधिवेशन पे। तो इस तरीके से यहाँ पर कहानी बनेगी। अब देखो, उपरोक्त स्थिति में इस विधेयक के निवारण के लिए राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन बताया, देखो ध्यान रखना है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा कौन, तो राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्षता करेंगे लोकसभा अध्यक्ष, या अध्यक्ष नहीं, सॉरी, लोकसभा स्पीकर। तो लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करेंगे। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 108 में किया गया है संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख। ये पूछ ले कि राष्ट्रपति को जो संयुक्त अधिवेशन की शक्ति मिली हुई है वो किस अनुच्छेद के तहत मिली हुई है, तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की शक्ति प्राप्त है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करेंगे वो लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर करते हैं। ये अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। अब आप सोच देखो, 75 साल हो गए आजादी के, तो 75 साल में ये केवल और केवल संयुक्त अधिवेशन की जो घटना घटी वो 3 बार घटी है। एक तो थी दहेज प्रतिषेध कानून था, 1961 में लाया गया था। तो इस समय ध्यान रखना है कि जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया वो किस किस के द्वारा बुलाया गया, तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने हैं। तो दहेज प्रतिषेध कानून के तहत भी ये लाया गया। बैंकिंग सेवा अधिनियम के तहत भी 1978 में लाया गया था। इस समय जो राष्ट्रपति थे वो नीलम संजीव रेड्डी थे, 1978 में। और 1978 में क्या बनती है, गैर कांग्रेसी सरकार ने निवारक निरोध अधिनियम लाया गया था 2002 में, और इस समय राष्ट्रपति थे केपी नारायण। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि किस किस पर लाया गया, किस किस पर नहीं लाया गया। पूछ सकता है कि संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस पर नहीं लाया गया, तो ये भी कहा आपको डेट भी याद रखनी है कि दहेज प्रतिषेध कानून 1961 में सच है, में जो लाया गया था उस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था, राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। उसी तरीके से जो बैंकिंग सेवा थी, तो बैंकिंग सेवा अधिनियम के लिए जो 1978 में लाया गया था, उसमें भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था, तो राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। और निवारक निरोध अधिनियम के तहत भी जो 2002 में लाया गया था, उसके लिए भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था, और राष्ट्रपति थे केपी नारायण। अब देख लेते हैं धन विधेयक। तो वो धन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, कहने का मतलब यह है कि राष्ट्र धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। अर्थात कहने का मतलब यह है, जैसे हमने साधारण विधेयक देखा कि साधारण विधेयक में राष्ट्रपति की कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन धन विधेयक और वित्त विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। और धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, इससे पहले नहीं। आज जैसे साधारण विधेयक को देखो, साधारण विधेयक आपने लोकसभा में पेश कर दिया और राज्यसभा में भी, वो इसमें भी पेश कर सकते थे, यहाँ पर आपको छूट थी। लेकिन धन विधेयक को आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय लोकसभा के। सबसे पहले वो लोकसभा के पटल पर ही रखा जाएगा, लेकिन लोकसभा के पटल पर रखने से पहले भी उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। तो ये इसमें डिफरेंस होगा साधारण विधेयक में और धन विधेयक में। भाई साधारण विधेयक तो सीधा साधा कि किसी भी सदन में पेश कर दो, लेकिन धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पारित होगा। और जो धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद है वो है आपका 110। पूछ ले कि धन विधेयक किस अनुच्छेद के तहत सदन में लाया जाता है या लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका 110 के तहत। लोकसभा द्वारा पारित होने पर इसे राज्यसभा में पेश किया जाता है। यदि राज्यसभा उसे उसी रूप में पारित कर दे जिस रूप में लोकसभा ने भेजा था, तो विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जाता है। यदि राज्यसभा ने उसको भेज दिया, राज्यसभा ने उसी रूप में पारित कर दिया जिस रूप में वो किसने भेजा था, लोकसभा ने। और यदि पारित कर दिया तो उसको फिर राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन यदि राज्यसभा ने ये पारित नहीं करा, तो राज्यसभा के पास देखो 6 महीने की पावर नहीं है। जैसे साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 महीने तक रोक सकती है, वो पावर नहीं है यहाँ पर। तो यदि राज्यसभा धन विधेयक से असहमत है, तो धन विधेयक को अपने पास केवल और केवल 14 दिन ही रोक सकती है। मेन पॉइंट है आपका कि पूछ लेता है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक अपने पास रोक सकती है, 6 माह तक, 14 दिन तक, 7 दिन तक, या 1 वर्ष तक। तो इस तरीके से वहाँ सवाल के आंसर आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि धन विधेयक को कितने दिन रोक सकती है, राज्य और साधारण विधेयक को कितने दिन रोक सकती है। तो यहाँ पर सिचुएशन बनेगी इस तरह की। दोनों स्थिति में धन विधेयक पारित माना जाएगा। यदि 14 दिन में वो वापस नहीं करा तो भी पारित मान लिया जाएगा। ये आप ध्यान रखना है। जिस स्थिति में लोकसभा ने राज्यसभा के पास भेजा था उसी स्थिति में पारित वो मान लिया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। ये आप ध्यान रखना पूरी तरीके से कि लोकसभा अध्यक्ष ही निर्णय करेंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।
नेक्स्ट है आपका वित्त विधेयक। वित्त विधेयक का जो वर्णन मिलता है वो आपको अनुच्छेद 117 में मिलता है। वित्त विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 117 में किया गया है। और ये भी धन विधेयक की तरह ही केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ये भी आप ध्यान रखना। और राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति लेनी होगी आपको। कैसे? देखो, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपका लगभग सेम है, लगभग क्या सेम ही है। धन विधेयक और वित्त विधेयक में ये पॉइंट सेम है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों लोकसभा में ही पेश किए जाएंगे और दोनों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट देखो, वित्त विधेयक भी धन विधेयक की तरह ही पारित होता है, ये भी आप देख लो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब वो लोकसभा में पारित हो जाएगा तो राज्यसभा के पास भेजा जाएगा और राज्यसभा केवल और केवल उसे 14 दिन तक ही अपने पास रख सकती है, इससे ज्यादा दिन तक वो अपने पास नहीं रख सकती। तो इसमें क्या होगा? इसमें देखो, वित्त विधेयक और धन विधेयक में जो पावर, मेन पावर होती है, वो मेन पावर होती है लोकसभा के पास। यहाँ पर राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती, ये आप ध्यान रखेंगे। और वैसे भी राज्यसभा की जो पावर होती है वो कम ही होती है लोकसभा से, नगण्य होती है, ये मान लो। लेकिन फिर भी जैसे अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अनुच्छेद 312 है आपका, तो उसमें राज्यसभा की जो पावर होती है वो लोकसभा से ज्यादा हो जाती है। तो लोकसभा में पारित होने के बाद वह राज्यसभा में भेज दिया जाता है और राज्यसभा केवल और केवल इसे अपने पास, फिर से वही कि 14 दिन तक ही अपने पास इसे रोक सकती है। नेक्स्ट, राज्यसभा उसी रूप में पारित कर दे जिस रूप में भेजा था तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन राज्यसभा इसे अपने पास केवल और केवल, ऊपर पीछे, सॉरी मैंने पीछे शायद आपको 14 दिन ही बता दिया, ये वित्त विधेयक को राज्यसभा अपने पास 6 माह तक रोक सकती है। 14 दिन नहीं, 6 माह तक रोक सकती है। और इसके बाद विधेयक स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। ध्यान रखेंगे, देखो, साधारण विधेयक के केस में 6 माह, धन विधेयक के केस में 14 दिन, और वित्त विधेयक के केस में भी आपकी 6 माह ही होगी। 6 माह इसको रोक सकती है राज्यसभा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। पीछे जो मैंने बताया थोड़ा सा गलत बता दिया, उसको करेक्ट कर लेंगे तो 6 माह आपको यहाँ पर होगी। यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच विवाद हो जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन किसकी अनुमति से बुलाया जाएगा? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। तो उसकी अध्यक्षता करते हैं। फिर आपका संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक का वर्णन भाग 20 में अनुच्छेद 368 में किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। और यह भी दो प्रकार से होता है, एक तो विशेष बहुमत होता है और दूसरा होता है विशिष्ट बहुमत। तो विशेष बहुमत और विशिष्ट बहुमत में क्या अंतर है? देखो, ज्यादातर संविधान संशोधन जो किए जाते हैं वो 2/3 सदस्य के पारित से मान लिए जाते हैं। विशेष बहुमत में जो होते हैं, ज्यादातर जो संविधान संशोधन होते हैं कुल मिलाकर वो इसी बहुमत से होते हैं, 2/3। साथ कहने का मतलब ये है कि लोकसभा में यदि कोई विधेयक आया है तो उसमें जो प्रेजेंट सदस्य हैं वो यदि 2/3 बहुमत से पारित कर देते हैं तो वो पारित मान लिया जाता है। और जब वो लोकसभा में पारित होने के बाद में राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा से भी वो, वहां से यदि 2/3 सदस्य पारित कर देते हैं तो भी पारित मान लिया जाता है। मान लो उपस्थित संख्या जो है वो वहां पर 300 है और राज्यसभा में जो है वो 150 है उपस्थित, तो 300 का उपस्थित देखो, 300 का कितना निकलेगा? तो ये निकलेगा आपका 200। तो इसका मतलब यदि 200 लोग इस पर सहमति दे देते हैं, लोकसभा के सदस्य 200 इस पर सहमति दे देते हैं तो ये पारित मान लिया जाता है। उसी तरीके से जब लोकसभा से राज्यसभा में जाता है तो मान लो उपस्थित कितने हैं राज्यसभा में? 150, तो ये कितना बनेगा? 100। और 100 लोग यहाँ से पारित कर देते हैं तो ये इसे क्या कर दिया जाता है? इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। लेकिन जो विशिष्ट बहुमत है वो थोड़ी सी अलग है। इसमें क्या होगा? 2/3 तो चाहिएगा ही चाहिएगा, विशेष बहुमत तो चाहिए, और जो आधे राज्यों के विधानमंडल की सहमति भी चाहिए। साथ कहने का मतलब ये 50% राज्यों की सहमति भी चाहिए होगी यहाँ पर विशिष्ट संविधान संशोधन के लिए। और विशिष्ट बहुमत के द्वारा निम्न प्रावधानों में संशोधन किया जाता है, जैसे अनुच्छेद 54, 55, 73 और 161। फिर आप देखेंगे भाग 5 का अध्याय 4। भाग 5 में क्या है? संघ की विधायिका। तो यहाँ पर ऐसी भाग 6 में क्या है? राज्य की विधायिका। तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। और अनुसूची 7 में, अनुसूची 7 कौन सी होती है? जिसमें 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्यों में संसद का प्रतिनिधित्व लेना है, कम करना है, ज्यादा करना है, वो सब विशिष्ट संविधान संशोधन के तहत ही होंगे और अनुच्छेद 68 के तहत। तो जो अनुच्छेद 68 में दिखाया गया है वो आपको यहाँ पर, ये जो आपको 6 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब, यदि इनमें संशोधन किया जाएगा तो इनमें संशोधन का केवल और केवल एक ही तरीका है, वो है विशिष्ट बहुमत। और विशिष्ट बहुमत के आधार पर ही यहाँ पर संशोधन किए जाते हैं। नेक्स्ट, यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है, अर्थात कहने का मतलब यह है साधारण विधेयक की तरह इसे भी किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
चाहे आप इसे लोकसभा में प्रस्तुत करो, चाहे इसे आप राज्यसभा में प्रस्तुत करो। देखो, दो कंडीशन बनी, एक तो साधारण विधेयक था, साधारण विधेयक आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। उसी तरीके से संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता, लेकिन धन विधेयक और वित्त विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक को कौन केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा। ये आप ध्यान रखना है। संविधान संशोधन विधेयक में विवाद होने की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है। यदि विवाद खड़ा हो जाता है तो विधेयक जो है वो क्या हो जाएगा, विधेयक समाप्त कर दिया जाएगा। ये आप ध्यान रखें पूरी तरीके से। और संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है यदि दोनों सदनों से जो संविधान संशोधन हुआ है दोनों सदनों से यदि वो पारित हो जाता है। अब राष्ट्रपति के पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि उसे नकारने का। कुल मिलाकर उसे उस पर अपनी अनुमति देनी ही होगी। ये आप ध्यान रखेंगे कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति बाध्यकारी होगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी ही होगी, कोई और ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप वीटो का प्रयोग कर लें और पॉकेट वीटो का प्रयोग कर लें, आप उसे पॉकेट में रख लें। ऐसा नहीं होगा। अब तो इस प्रकार के वीटो का प्रयोग तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन संविधान संशोधन के विधेयक पर राष्ट्रपति को इस वीटो का अधिकार नहीं होगा बिल्कुल भी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो जाते हैं आपके संविधान संशोधन विधेयक। ठीक। तो यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है और इसको रिवीजन के लिए आपको पास पीडीएफ होनी चाहिए, तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों में से कोई एक ज्वाइन कर लेना। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। और यदि आपको पॉलिटी की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मेल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। आप मुझे मेल के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।